नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच तेज होती जा रही है। लगातार एसआईटी की रडार पर कई संदिग्ध हैं। टिन्नू यादव से लेकर ट्रस्टी से पूछताछ का दौर जारी है। पेन ड्राइव से लेकर वीडियो फुटेज तक एक एक सबूत एसआईटी जुटाने में लगी हुई है। 15 दिन के अंदर आरोपी को पकड़ने का ऐलान सीएम योगी कर चुके हैं, जिसके बाद से जांच का दायरा और तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी खुद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों में नाराजगी है, तो कहीं उनकी भाषा सवालों के घेरे में। सपा के अंदर बगावत की आंधी की खबरें तेज होती जा रही है। ओपी राजभर हर दिन नया दावा कर रहे हैं, तो इन दिनों कैसे एक तरफ सरकार एक्शन मोड में है और दूसरी तरफ अखिलेश की परेशानियां बढ़ रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एसआईटी की जांच का दायरा इतनी तेजी से अब क्यों बढ़ रहा है सीएम योगी के ऐलान के बाद? देखिए, सीएम योगी के ऐलान से पहले भी एसआईटी अपना काम कर रही थी जी, क्योंकि जैसे ही ये दान चोरी का मामला सामने आया, ये सवाल उठने लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। ऐसी स्थितियों में ये भगवान श्री राम के उस भव्य मंदिर में जो मंदिर की कमेटी, ट्रस्ट और उसके काम करने वाले लोग, यहाँ तक कि पुजारियों को भी संदिग्ध बताया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। 4 पुजारियों से पूछताछ हुई है। ऐसे समय में अगर कोई चंदा की चोरी कर रहा है, सरकार की इसमें भूमिका नहीं है। सरकार मंदिर के ट्रस्ट में हस्तक्षेप नहीं करती, वहां के मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करती। अगर सरकार साउथ इंडिया की तरह मंदिर के मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करने लगे तो फिर हंगामा हो जाएगा, क्योंकि उसके पैसे का इस्तेमाल फिर सरकारी लेवल पर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार मैनेजमेंट को पूरी तरह से अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट के हवाले कर दिया है। अब मैनेजमेंट वहां के लोग देख रहे हैं, सरकार की भूमिका नहीं है, तो वहां पर किन लोगों की नियुक्ति की जा रही है, इसमें भी सरकार की भूमिका नहीं। हाँ, सरकार अपॉइंट की थी मंदिर निर्माण समिति के लिए, और निर्माण समिति के बाद जब ट्रस्ट काम करना शुरू कर दिया, मंदिर में काम होना शुरू हो गया, तो उसके बाद सरकार की भूमिका सीमित हो गई। लेकिन जब दान की चोरी का मामला सामने आया तो तत्काल ही योगी की सरकार ने एसआईटी जांच के लिए अनुमति दे दी। अब एसआईटी अपना काम कर रही थी और उस काम करने के तरीके में पहले देख रही थी कि डिजिटल एविडेंस क्या हो सकता है, कहां कहां चोरी हुआ, कितने चंदे आए हैं, और जो दान पात्र में आते हैं वो एवरेज कितने हैं। यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का अगर एक अनुमान लगाया जाएगा कि हर रोज के करीब इतने के करीब आते हैं, तो जब कैलकुलेशन किया गया, जब अकाउंट देखे गए, जब ऑनलाइन चंदे की रकम देखी गई, उसके बाद जांच का दायरा और आगे बढ़ाया गया। फिर यह दायरा देखा गया कि जो रखवाली करने वाले लोग थे, अब रखवाली करने वाले लोग ही चोर निकल जाएं तो उसको पकड़ा तो जाएगा। ये चंदा चोरी के लिए सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो चंदा चोरी करने वाले लोग हैं वो ये नहीं कह सकते हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, या फिर हम हिंदुत्व के पैरोकार हैं इसलिए आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। तो उसका दायरा फिर बढ़ा कि जो लोग रखवाली कर रहे थे, यानी कि चंदा को दान पेटी से उठाकर स्टोर रूम तक ले जाना, या फिर वहां पर काउंटिंग करना, या फिर उसकी निगरानी करना, उसे बैंक तक पहुंचाना, बाहर तक पहुंचाना, गाड़ी, ड्राइवर, ये सारे लोगों को पहले सर्विलांस में लिया गया और धीरे धीरे ये जांच आगे बढ़ी। आरोपियों की संख्या बढ़ती गई। पहले 2-4 संदिग्ध थे, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 32 संदिग्ध हो गए, और उन सब लोगों से पूछताछ की जाने लगी। पुजारियों को भी बुलाया गया कि भैया आप बताओ, आप पूजा करते हो, आपको दिखता होगा कि कौन कैसे स्थिति में है। तो इसमें सबसे पहले किया गया कि जो निगरानी करने वाले लोग थे उन लोगों की प्रॉपर्टी के बारे में जांच की गई, और उसी में पता चला ये पूरा टिंकू यादव और उसका चचेरा भाई, उसका चचेरा भतीजा, ये सारे लोग जो वहां पर नियुक्त हुए थे, उन सबके घरों की प्रॉपर्टी के आधार पर देखा गया कि इसमें से काम करने वाले लोग अपने घर पे किस तरह से जीवन जी रहे हैं। तो किसी के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, ड्राइवर का काम कर रहे हो 5 करोड़ कहां से ले आए, या फिर मंदिर में ट्रस्ट में काम कर रहे हो, आपको 20,000 25,000 पेमेंट मिल रहा है, आपके पास
ये 20-20 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे आई। तो उसके बाद जैसे ही ये प्रॉपर्टी सामने आया, उन लोगों को के ऊपर शक बढ़ गया, आरोपी फिर लगभग ये तय हो गया कि इनमें से कुछ तो चोर है ही। अब इससे आगे कौन कौन मिला हुआ है ये उन लोगों के हवाले से पता चलेगा। अब योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे, उन्होंने पहले इस बात के लिए गारंटी दी कि 15 दिन के अंदर हम एसआईटी जांच को कंक्लूजन तक पहुंचा देंगे, यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद उन्होंने ट्रस्ट मैनेजमेंट कमेटी सबके साथ मीटिंग ली और कहा कोऑपरेट करो आप लोग, अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर एसआईटी अपने तरीके से पूछताछ करेगी और उसके बाद कोई बख्शा तो जाएगा नहीं। तो जल्दी से जल्दी वो चोरों का सरगना भी पता चल जाए, ये जो चोरी के लिए सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति पता चल जाए, तो फिर आसानी होगी एसआईटी को रिपोर्ट देने में, चार्जशीट दायर करने में। और उसके बाद विपक्ष से, अखिलेश यादव की पार्टी से, कांग्रेस से, ये मीडिया में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, एक तरफ मोर्चाबंदी किए हुए हैं योगी और दूसरी तरफ मोर्चा संभाले हुए है विपक्ष, और राम मंदिर का पैसा चोरी हुआ है। तो राम मंदिर का पैसा चोरी हुआ है तो योगी आदित्यनाथ उस चोरी के पैसे के वापसी के लिए तो दिन रात एक कर देंगे। इसीलिए एसआईटी की जांच और तेज हो गई। डिजिटल एविडेंस अब इकट्ठा किए जाने लगे, पेन ड्राइव में कुछ लाए गए डाटा। इसका मतलब है कि जो पहले के फुटेज थे जिसको डिलीट कर दिया गया था, जो या फिर ऑटोमेटिकली डिलीटिंग था कि 45 दिन 40 दिन के अंदर वो डिलीट हो जाएगा, फिर से नए डाटा आएंगे, उसको भी रिट्राइव करने के लिए फॉरेंसिक टीम को लाया गया है। फॉरेंसिक लाइब्रेरी में भेजा जाता है, लेबोरेटरी में जाकर उसको जांच किया जाएगा कि इससे छेड़छाड़ की गई है कि नहीं, क्योंकि कई बार सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे में से 2 घंटे बंद कर दिया गया, तो क्या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ये सारे प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं और इसी के कारण अब लगता है कि 10 से 12 दिन और समय है। इसमें इस मामले में जो मास्टरमाइंड था, जो दान चोरी कर रहा था और जो इन लोगों का सरगना था, वो भी दबोचा जाएगा और फिर अखिलेश यादव को जवाब दिया जाएगा कि देखो, आपने सवाल उठाए थे मंदिर के ट्रस्ट पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। आपको सवाल उन लोगों पर उठाना चाहिए था, योगी पर नहीं, क्योंकि मंदिर में योगी की कोई भूमिका नहीं। और अगर करप्शन हुए हैं तो सरकार की भूमिका तब होगी जब उसकी रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट हुई, हमने कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद अब परिणाम सामने है। ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन किसके समर्थन में है, कौन किसका समर्थक है, कौन किसके पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए अब इसमें जो तरीके अपनाए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो लगता है कि 10-12 दिन लगेगा, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिसमें इन लोगों के पूरे कुनबे को जेल के अंदर ले जाया जाएगा और एसआईटी उस काम में आगे बढ़ रही है। सर, सवालों की राजनीति तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, सरकार को जमकर घेर रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी पार्टी की स्थिति सवालों के घेरे में क्यों है? देखिए, अगर उटपटांग सवाल आप करेंगे तो आपसे भी सवाल किया जाएगा। अखिलेश यादव यही कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुद्दों की राजनीति से भटक गए हैं। उनको उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाने चाहिए और वो मुद्दे जो जनता के हित में हो। आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर विपक्ष में बैठे हो, तो कम से कम आप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल आप खड़े करते हो उसमें कंपैरिजन तो कर लो। आप किसी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के सामने जाकर कहोगे कि नहीं नहीं आजकल असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है, तो वो मुस्कुराएगा, वो कहेगा कि हमने 20 साल पहले भी सरकारें देखी है उत्तर प्रदेश में और सुरक्षा उस समय कैसा था, आज कैसा है, वो अनुभव किया जा रहा है। तो इसलिए अखिलेश यादव बहुत ज्यादा निगेटिव पॉलिटिक्स करने लगे थे। ये लगातार राहुल गांधी की तरह निगेटिविटी इनके अंदर भी भर गई। अब निगेटिव पॉलिटिक्स में राहुल गांधी के संगत का ही असर देखा जा रहा है। जब आप निगेटिव पॉलिटिक्स करोगे तो आपके नेता भी निगेटिव सोच रखने लगेंगे। तो इसमें दिक्कत ये होने लगी है कि पार्टी के अंदर ये चलने लगा कि क्या अखिलेश यादव के अंदर वो क्षमता है कि हम सबको फिर से रीइलेक्ट करवा सके? क्या अखिलेश यादव के अंदर ये क्षमता है कि उत्तर प्रदेश में वो राजनीति कर सके जिससे कि आगे विधानसभा चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर ले या जीत हासिल कर ले? जब ये सवाल उठने लगा तो उसके बाद कैलकुलेशन देखे जाने लगे, समीकरण निर्धारित किए जाने लगे। और जब इन लोगों को ग्राउंड से सूचना मिली, जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र की स्थिति तो पहले से बदतर हो गई है। पहले हमारे पास जो 42-43% किसी क्षेत्र में जो जीते हुए सांसद है उनके क्षेत्र में वोट था, आज वहां सपा का वोट
घट के 29 से 32% हो गया। ये कई रिपोर्ट्स आए हैं ऐसे, और इसलिए इन लोगों के अंदर घबराहट होने लगी कि अगर हम इसी तरह का निगेटिव पॉलिटिक्स करते रहे और अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से योगी बेहतर बहुमत ले आए तो फिर 2029 में तो अखिलेश यादव की पार्टी की स्थिति पिछले चुनाव की तरह हो जाएगी, 19 वाले चुनाव की तरह, 14 वाले चुनाव की तरह 5-6 सीटें पर सिमट जाएगी। तो इसीलिए 5-6 सीटें तो इन्हीं के परिवार के लिए चाहिए, ये तो हमें उसमें इंटर भी करने नहीं देंगे। इनको चाहिए कि रामपुर का क्षेत्र चाहिए, आजमगढ़ का क्षेत्र चाहिए, इनको कन्नौज का क्षेत्र चाहिए। ये वो क्षेत्र तो डिंपल यादव, अखिलेश यादव, ये शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, इन्हीं लोगों के अपने परिवार के बीच ही बढ़ जाता है। तो हमारे लिए स्कोप कहां बचा? हमारे लिए स्कोप उन सीटों पर बचा जहां अपनी किस्मत से जीत दर्ज करो। तो फिर बगावत तो होगी, और यही बगावत दिखाई पड़ रही है। अभी तो बातें चल रही है और बातों में 1-2 सांसद सामने आए, 17 सांसदों का फोन बंद दिखाई पड़ा, और उसके बाद अब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो फिर एक बार उसी तरह विस्फोट होगा जैसे दूसरी पार्टियों में हो रहा है, और अखिलेश यादव फिर सवाल पूछने के लायक नहीं रह जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इन दिनों यूपी की सियासत में ये दोनों ही मुद्दे चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ सबकी नजर एसआईटी की जांच पर टिकी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी पर। लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी मामले में भी अखिलेश का सरकार को घेरना उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।